चले तो बस अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, सिंगल फेज मोटर पढ़नी है आप लोगों को। चले तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, सिंगल फेज मोटर क्या नहीं होती? सेल्फ स्टार्ट सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, नहीं होती। क्यों नहीं होती? कोई पूछ ले। किसी भी मोटर को सेल्फ स्टार्ट होने के लिए कितने फेज की आवश्यकता होती है? कम से कम सेल्फ स्टार्ट अगर करना आपको तो कितने फेज चाहिए आपको? 2 फेज चाहिए। कितने चाहिए? कम से कम 2 फेज। सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? एक फेज को 2 फेजों में बांटना पड़ता है, एक फेज को 2 फेजों में बांटना पड़ता है। मैंने कहा सेल्फ स्टार्ट करने क्या करना पड़ेगा? आवाज मत करो। एक फेज को 2 फेजों में बांटना, 2 फेजों में बांटना होता है। चले, एक फेज को 2 फेजों में बांटना होता है, और एक फेज को 2 फेजों में बांटना क्या कहलाता है? स्लिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी के आधार पर सिंगल फेज की पहली मोटर बनाई गई थी जिसका नाम था स्लिप्ट फेज मोटर। नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि सिंगल फेज मोटर थी, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, 2 फेजों में बांटा था, तो एक फेज को 2 फेजों में बांटना क्या कहलाता था? स्लिप्ट। क्या कहलाता है? स्लिप्ट। एक फेज को, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक फेज को 2 फेजों में बांटना क्या कहलाता है? स्लिप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लिप्ट। अब एक फेज को 2 फेजों में 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तो प्रतिरोध में परिवर्तन करके, वाइंडिंग, एक वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखे, एक का कम रखोगे तो फ्लक्स का मान में भी क्या होगी? कम ज्यादा हो जाएगा। दूसरा कर सकते हैं कैपेसिटर का यूज। किसका यूज कर सकते हैं? कैपेसिटर का। चले सबसे पहले बात करते हैं इसकी। स्लिप फेज जो मोटर है इसके मुख्य भाग जो होते हैं, ये वाइंडिंग पढ़ लेते हैं अच्छे से पहले। वाइंडिंग, स्लिप फेज मोटर क्या, सिंगल फेज मोटर चाहे कोई सी भी हो, सिंगल फेज की जो मोटर आप पढ़ रहे हो उसके अंदर कितनी वाइंडिंग होती है? 2 वाइंडिंग है। एक होती है मेन वाइंडिंग, एक होती है सहायक कुंडलन। यहीं से सवाल बनेगा, ध्यान से पढ़ना। मेन वाइंडिंग, इसी को बोलते हैं रनिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? रनिंग वाइंडिंग। या इसी को बोलते हैं मुख्य वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? मुख्य वाइंडिंग। चले मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे आप ध्यान रखना। मोटर का कुछ डायग्राम ऐसा हुआ, बीच में होता है रोटर। चले मैं इसको, इस वाइंडिंग को नाम दूंगा रनिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? रनिंग वाइंडिंग। ये जो बच गई है स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? स्टार्टिंग वाइंडिंग या सहायक कुंडल। बात करते हैं मुख्य वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को मोटे तार कम लपेट से बनाया जाता है। कम लपेट से बनाया जाता है। आवाज मत करो, 10 मिनट आवाज मत करो, ध्यान से देखते रहो। रनिंग वाइंडिंग जो होती है किस प्रकार के तार से बनाई जाएगी? तार क्या होगा? मोटा। तार क्या होगा? मोटा। और लपेट क्या होंगे? कम। तो मुख्य वाइंडिंग किस प्रकार के तार से बनाई जाती है? मोटे तार और कम लपेट से। इसके क्या कारण होगा? आपको पता है कि प्रतिरोध जो होता है वो एरिया के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। एरिया के क्या होता है? अब मोटा है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो चुका है? बढ़ चुका है इसका। मोटा तार तो इसका प्रतिरोध का मान क्या होगा? अगर ए का मान बढ़ जाए, एरिया का मान बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम। चले तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। एक आपको पता है आर समानुपाती क्या होता है? एल, लंबाई के। इसमें घेरे क्या है? कम, तो प्रतिरोध भी क्या होगा? कम। ऑल ओवर सर समझाना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि रनिंग वाइंडिंग का प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। क्यों होता है? क्योंकि इस तार को कैसे बनाया गया है? मोटे तार और कम लपेट से। चले अगली खास बात, इन दोनों प्रतिरोध कम हो गया। प्रतिरोध का मान कम होने के कारण, आर यानी कि कम होने के कारण इस वाइंडिंग का एक्सल का मान ज्यादा होता है। एक्सल का मान ज्यादा होता है। एक्सल समझ तो, इंडक्टिव रिएक्टेंस का, प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होता है? ज्यादा। ये सवाल पूछा गया, ध्यान रखना। रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान तो क्या होता है? कम, लेकिन एक्सल का मान क्या होता है? ज्यादा।
इतने आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल इतने से ही काम हो जाएगा डायग्राम से। दो वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को मोटे तार कम लपेट से बनाया जाएगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। एक्सल का मान क्या होता है? ज्यादा। अगली खास बात यहां लिख देता हूं मैं नीचे, मोटे तार की धारा वहन क्षमता अधिक होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। मोटा तार है, सवाल ये पूछा जाएगा दोनों वाइंडिंग में से फ्लक्स का मान किसमें ज्यादा होगा, रनिंग में या स्टार्टिंग में? जिसमें धारा ज्यादा जाएगी उसमें क्या होगा? फ्लक्स का मान ज्यादा। मोटा तार बनेगा, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम। तो धारा ज्यादा से ज्यादा किसमें से निकलेगी? रनिंग वाइंडिंग में से। और रनिंग वाइंडिंग में क्या होता है? मोटा तार बना होने के कारण क्या होता है? धारा ज्यादा जाएगी तो फ्लक्स का मान क्या होता है? ज्यादा। तो ये लाइन भी यहाँ अटका लेते क्या, इसमें धारा का मान क्या रहता है? ज्यादा। धारा का मान ज्यादा रहने के कारण फ्लक्स का मान भी क्या रहेगा? ज्यादा। चले आगे, अगली खास बात, रनिंग वाइंडिंग को यानी RW को गहराई में स्थित किया जाता है जब आप पंखा खोलते हो। जो सबसे पहले आपको वाइंडिंग दिखती है वो होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है? स्टार्ट में दिख जाएगी, इसलिए उसको स्टार्टिंग वाइंडिंग। जो नीचे गहराई में स्थित होती है वाइंडिंग, वो कौन सी होती है? रनिंग वाइंडिंग। चलूं क्या आगे? ये रनिंग वाइंडिंग के बारे में दोबारा बता देता हूं। रनिंग वाइंडिंग किस प्रकार से तार से बनी जाती है? मोटे तार और कम लपेट से बनाई जाती है। मोटा तार, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम। प्रतिरोध का मान कम होने के कारण एक्सल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक्सल का मान क्या हो गया? ज्यादा। चलूं आगे। अच्छा, प्रतिरोध कम है, इसका मतलब इसमें धारा ज्यादा से ज्यादा जाएगी। इसका मतलब इसमें तो फ्लक्स का मान क्या होगा? वो भी ज्यादा। स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग में से धारा वहन क्षमता अधिक किसकी होती है? रनिंग वाइंडिंग की। किसकी होती है? रनिंग वाइंडिंग की। यहां तक को दिक्कत, समस्या, परेशानी? ये सवाल जो सवाल लिखे हैं मैंने सारे पूछे गए सवाल है, हो जाएगा ना? इतना उतारो, अगला बताता हूँ। स्टार्टिंग वाइंडिंग फिर हाथ लगा रहा है तू, पहले तेरे हाथ से लगाने से हुआ था। अगली वाइंडिंग का क्या नाम है? सहायक कुंडलन। क्या नाम है? सहायक कुंडलन। आपको जो नाम याद रखना वो नाम याद रखना ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्या याद रखनी है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। वेरी मोस्ट है ये नाम, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। इसी को सहायक कुंडलन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। चले, मोटर को सेल्फ स्टार्ट करने में सहायता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? सहायता प्रदान करती है। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने में क्या करती है? सहायता करती है, इसलिए इसका नाम क्या है? सहायक कुंडलन। क्या नाम है? आपको जो नाम याद रखना वो क्या रखना है? ऑक्सिलरी वाइंडिंग। सिंगल फेज मोटर में वह वाइंडिंग जो क्या करती है? मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाती है या करती है, कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? ऑक्सिलरी। कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? ऑक्सिलरी। अगली खास बात, स्टार्टिंग वाइंडिंग। पतले तार अधिक लपेट से बनाई जाती है। अब आप लोग मेरे को बताओगे, ये जो तार बनाया गया है, ये जो वाइंडिंग है, ये बनती है पतले तार और अधिक लपेट से। कैसे बनेगी? अधिक लपेट से। अब एक बात बताओ, तो प्रतिरोध होता है एरिया की क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। एरिया का क्या हुआ? कम हुआ है, ज्यादा हुआ है? एरिया मतलब पतला हो गया, पतला होने का मतलब क्या हो गया? कम हो गया। एरिया क्या हुआ? कम हो गया। प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसका? तो इस समय प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा। सब दूसरी एक बात खास भी तो है, आर समानुपाती क्या होता है? लंबाई के। लपेट क्या हो चुके हैं? ज्यादा। तो प्रतिरोध भी क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मतलब इन दोनों वाइंडिंग में से प्रतिरोध का मान किसका ज्यादा होता है? रनिंग वाइंडिंग का। किसका ज्यादा होता है? रनिंग वाइंडिंग का। चलो आगे। साथ में थोड़ा बहुत क्या होता है? एक्सल होता है। थोड़ा बहुत क्या होता है? एक्सल। सवाल कैसे पूछा जाएगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग में से एक्सल का मान किसमें ज्यादा होता है?
किसमें होगा? तो रनिंग वाइंडिंग किसमें ज्यादा होता है? रनिंग वाइंडिंग। चलो उनके आगे अगली खास, पतले तार की वोल्टेज वहन क्षमता अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इसमें वोल्टेज का मान क्या होता है? ज्यादा। वोल्टेज का मान क्या होता है? ज्यादा। वोल्टेज ज्यादा तो धारा का मान क्या होगा? कम। धारा कम है तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? आपको जो यह बातें याद रखनी, स्टार्टिंग वाइंडिंग किस प्रकार के तार से बनाई जाती है? पतले तार अधिक लपेट से। पतले तार अधिक लपेट से। पतला तार, इसका मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा? ज्यादा। लपेट ज्यादा, प्रतिरोध का मान क्या हो गया? ज्यादा हो गया। चलो, प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब इसमें धारा का मान क्या होगा? कम। मतलब वोल्टेज का मान क्या होगा? ज्यादा। धारा कम होने के कारण इसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? कम। तो दोनों में से फ्लक्स का मान ज्यादा किसमें होता है? रनिंग वाइंडिंग। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी यहां तक? एक नोट डाल के एक चीज याद रखोगे आप, मैं यहां लिख देता हूं नोट। सिंगल फेज मोटर के रोटर पर कोई वाइंडिंग नहीं करती, कोई वाइंडिंग नहीं होती। सवाल पूछा जाएगा आपको। चलूं आगे कि सिंगल फेज मोटर में के रोटर पर कौन सी वाइंडिंग होती है? कोई वाइंडिंग नहीं होती, कोई वाइंडिंग नहीं होती। मोटर सेल्फ स्टार्ट कैसे हुई वो समझाता हूं। मैंने यहां से दी सप्लाई, क्या दे दी? सप्लाई। ये फेज और ये न्यूट्रल, इसको मिटा देता हूं एक बार। ये फेज और एक न्यूट्रल हो गया। चले, तो सप्लाई किसको दी जाती है? मेन वाइंडिंग। इसीलिए इसका नाम क्या था? मेन वाइंडिंग। चले आगे। जब इसको आप सप्लाई दोगे तो ये भी अपना फ्लक्स बनाएगा, ये भी अपना फ्लक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा? दोनों का फ्लक्स कम ज्यादा होगा कि बराबर होगा? यहां से देखना, मेरी खास बात नोट करना। यहां से आप क्या दे रहे हो? धारा जा रही, क्या जा रही है? धारा। मान लेते, अब मान क्या लेते, सिंगल फेज में कितनी चलती है? 5 एम्पियर। इसमें धारा दोनों में से ज्यादा किस में जाएगी? रनिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग वाइंडिंग में? रनिंग में। क्यों? रनिंग का प्रतिरोध क्या है? कम। मान लेते इसमें क्या गया? 3 एम्पियर गया। कितना गया? तो स्टार्टिंग में कितना जाएगा? 2 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा? भाई इसीलिए तो आपने अभी पढ़ा था कि इसमें धारा का मान क्या होता है? कम। ये पढ़ा है ना, कम। तो धारा इससे तो कम ही होगी। अब दोनों अपना क्या बनेगा? फ्लक्स बनेंगे। क्या बनेंगे? फ्लक्स। ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। दोनों में से एक शक्तिशाली होगा, एक कम शक्तिशाली होगा। तो दोनों के बीच में क्या होगा? या तो रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन, यानी कि या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। चुंबक के 2 ध्रुव बनेंगे, या तो NN बनेंगे तो क्या करेंगे? धक्का दे देंगे। NS बन जाएंगे तो खींच लेंगे। तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी? प्रतिक्रिया स्वरूप बीच में जगह जो रोटर लगा वो क्या करने लग जाता है? घूम जाता है। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है ये उसको क्या देगा? धक्का। स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या देगा? धक्का। तो बीच में लगा क्या करेगा? रोटर घूमने लगेगा। तो मोटर सेल्फ स्टार्ट हुई कि नहीं हुई? मोटर सेल्फ स्टार्ट होगी ना। आपने क्या किया? यहाँ पे आपने फेज सिंगल है, आपके पास कितना फेज है? सिंगल फेज है। यहां से आपने क्या दे दिया? सिंगल फेज दे दिया। यहां जाते क्या हो गया? ये 2 भागों में बंट गया। बंट गया ना। तो एक फेज को 2 फेजों में बांट दिया। किसके आधार पर बांटा? आपने क्या यहाँ पर कैपेसिटर लगाया क्या? किसके आधार पर? प्रतिरोध में परिवर्तन करके। एक का प्रतिरोध आपने क्या रखा है? कम। एक का क्या रखा है? ज्यादा। इसी का एक तो आपने क्या किया? सबसे पहले एक फेज को 2 फेजों में, इसी के आधार पर सिंगल फेज की पहली मोटर का निर्माण हुआ जिसको बोला गया था स्लिप फेज मोटर। कौन सी मोटर है? स्लिप फेज मोटर, जो कि अपन पर स्टार्ट करेंगे। एक फेज को 2 फेजों में बांट दिया। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? और किसके आधार पर बनता है? ये प्रतिरोध के आधार पर। इसलिए जो पहली जो मोटर बनी थी उसको 2 नाम है। कितने नाम है? 2। एक तो स्लिप फेज मोटर है जो एक फेज को 2 फेजों में बांटा है। एक इसका नाम होगा रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। रेजिस्टेंस से क्या हो रही है? परिवर्तन करके आपने इसको स्टार्ट किया। ऐसी चल रही है, इसका नाम इसलिए क्या है? इंडक्शन मोटर। इसलिए उसका नाम क्या होगा? रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। क्यों? परिवर्तन किसमें हुआ? प्रतिरोध में। प्रतिरोध में कम ज्यादा करके आपने इस मोटर को क्या किया? सेल्फ स्टार्ट किया। चलें क्या पहले मोटर अपन पढ़ना चालू करते हैं जिसका नाम क्या है? स्लिप फेज मोटर। उतना उतारो फिर चलते हैं। बोर्ड साफ करो फटाफट, बोर्ड साफ करा। चले आगे, आ जाओ। सबसे पहले जो मोटर पढ़ोगे आप उसका नाम है स्लिप फेज मोटर। कौन सी मोटर है? स्लिप फेज मोटर।
या इसका एक नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। बताओ सिंगल फेज मोटर है तो वाइंडिंग कितनी होगी? 2 वाइंडिंग होती, कितनी वाइंडिंग होगी? कौन कौन सी होगी? स्टार्टिंग और रनिंग। ये होता है CFS स्विच। अभी करवा दो तुम क्या है। सप्लाई किसको देते हैं? रनिंग वाइंडिंग, यानी ये फेज और न्यूट्रल मुख्य वाइंडिंग बोलते हैं। ये वाइंडिंग होगी रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग में किस प्रकार के तार से बनी जाती है इसको? मोटा तार है और लपेट क्या है? लपेट कम है। इसका मतलब इसमें प्रतिरोध का मान इसका क्या होता है? कम। एक्सेल का मान क्या होता है? ज्यादा। इतना तो पता ही है। ये कौन सी वाइंडिंग है? इसको आप नाम याद क्या रखोगे? ऑक्सिलरी। क्या रखोगे? ऑक्सिलरी। किस प्रकार के तार से बनी जाती है? पतला और अधिक लपेट। चले, इसका मतलब इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा? एक्सेल का मान क्या होगा? कम। चले, बीच में इसमें क्या लगा होता है? रोटर। रोटर कौन सा होता है? स्क्वायरल केज। कौन सा होता है? स्क्वायरल केज। ये भी सवाल पूछा गया है। सिंगल फेज रोटर का क्या नाम है? स्क्वायरल केज रोटर है। सिंगल फेज में जो मोटर है उसमें लगा रोटर किस नाम से जाना जाता है? स्क्वायरल केज। चले आगे धीरे धीरे लिखते हैं। इस मोटर का जो सिद्धांत है, मैं पहले बता दूं किस सिद्धांत काम करते हैं? स्लिफ्टिंग के सिद्धांत पर। स्लिप फेज किस मोटर के सिद्धांत? स्लिप फेज मोटर है तो किस सिद्धांत पर काम करेगी? स्लिफ्टिंग के सिद्धांत पर। और स्लिप किसको बोलते हैं? स्लिप एक फेज को दो फेजों में बांटना क्या कहलाता है? स्लिप फेज मोटर कहलाता है। चलो आगे। इस मोटर का पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.4 लेगिंग होता है। क्या होता है? लेगिंग। मोस्ट सवाल है, ध्यान रखना। जो सबसे पहले सिंगल फेज की जो मोटर बनी थी, उसका पावर फैक्टर का मान कितना था? 0.3 से 0.4। 0.3 से 0.4। ये सवाल पूछा जाता है, रेलवे में पूछा गया है। चले अगली खास बात, इस मोटर का यूज होता है बफिंग मशीन। आजकल तो होता ही नहीं बफिंग मशीन, आदि 2-4 और है, वो देख लेना आप। चले, अभी तक आपको मैंने जो चीज समझाई इसके अंदर खाली एक ही चीज नहीं लिखी है। क्या है? इसका पावर फैक्टर 0.3 से 0.4। चालू कैसे हुआ था मैं समझा चुका हूं आप लोगों को। प्रतिरोध में परिवर्तन करके आपने क्या किया? इसको चालू किया था। चले आगे। अब सर इसमें समझने वाली बात कौन सी है? जब मोटर को सप्लाई दी जाती है तो रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम। एक्सेल का मान क्या होता है? ज्यादा। जब इस मोटर को सप्लाई दी जाती है तो रनिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान कम होता है, एक्सेल का मान ज्यादा होने के कारण धारा वोल्टेज से 40 से 50 डिग्री पिछड़ जाती है। चले, अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे आप धारा दोगे, जाएगी ना, धारा और वोल्टेज दोनों जाएगी। अब इसमें क्या होता है? आर का मान क्या होता है? कम। और एक्सेल का मान क्या होता है? ज्यादा। एक्सेल किसको बोलते हैं? एक्सेल के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंडक्टेंस। पता है आपको? जिसकी इकाई हेनरी होती है। वो क्या करता है? धारामान परिवर्तनों का विरोध करता है। धारामान परिवर्तनों क्या करता है? अब इसमें एक्सेल का मान क्या ज्यादा, तो धारामान परिवर्तनों का विरोध क्या करेगा? ज्यादा। तो ये धारा को वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे कर देता है? 50 डिग्री। 40 से 50 डिग्री धारा वोल्टेज क्या चलती है? पीछे चलती है। ये भी याद रखना, इसमें जो धारा होती है वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे चलती है? 40 से 50 डिग्री पीछे, यानी कि लेग करती है। चले
अगली खास बात, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग में प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा। एक्सल का मान क्या होता है? कम। होने के कारण धारा वोल्टेज से केवल 10 से 15 डिग्री लेग करती है, 10 से 15 डिग्री लेग करती है, यानी कि पीछे चलती है। इसमें जो होती है धारा, जो होती है वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे चलती है? 10 से 15 डिग्री। इसमें इतना कम क्यों गई पीछे? समझ नहीं आ रहा क्या? जैसे ये धारा का ग्राफ है, चले, अगर धारा यहाँ पे तो वोल्टेज यहाँ पे, दोनों के बीच में कोण कितना डिग्री बन जाता है? 40 से 50 डिग्री। ये 45 डिग्री का कोण हो गया, ये 45 थोड़ा ज्यादा हो गया। यहां से स्टार्ट करती है धारा, क्या चलती है? धारा। यहां चलती है वोल्टेज, बीच में जो कोण बना वो 40 से 50 डिग्री। कितना है? 40 से 50 डिग्री। ये किस में चलती है? रनिंग वाइंडिंग में। जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है? केवल 10 से 15 डिग्री ले करती है। कितनी डिले करती है? 10 से 15 डिग्री। कारण कैसा है? क्योंकि इसमें एक्सल का मान क्या होता है? कम, लेकिन होता जरूर है। आपने तो बोला था इसमें एक्सल का मान क्या होता है? कम, लेकिन कितना भी होता तो है ना, थोड़ा बहुत। तो इसलिए धारा क्या करती है? थोड़ा बहुत ही पीछे कर पाती है। चले, तो रनिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे चलती है? 40 से 50। जब स्टार्टिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज से कितनी डिग्री पीछे चलती है? 10 से 15 डिग्री। अगली खास बात, इस मोटर में 25 डिग्री, इसका उठा लो आप 40, क्या उठा लो? 40, उसका उठा लो 15। 25 डिग्री के फेज अंतर पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, इसका जो बनेगा वो क्या होगा? कम होगा। तो दोनों में फेज अंतर तो होगा ना, कितने का? चलो, तो लगभग कितने का फेज अंतर निकलता है इसके बीच में? 25 डिग्री का। और ये सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखना। स्लिप फेज मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना डिग्री फेज अंतर पर बनता है? 25 डिग्री के। 25 डिग्री के फेज अंतर पर ये मोटर क्या करती है? रन करती है। तो दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना। इसमें जो मेनली जो पूछे जाने वाली बात है वो ये सिद्धांत प्रदान करता है स्लिप्टिंग के सिद्धांत पर। स्लिप किसको बोलते हैं? फेज को दो फेजों में बांटना। पावर फैक्टर मान 0.3 से 0.4। रनिंग वाइंडिंग में धारा वोल्टेज कितना डिग्री पीछे चलती है? 40 से 50। स्टार्टिंग वाइंडिंग कितना पीछे चलती है? 10 से 15। दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो दोनों में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र वो बनेगा, वो कितना डिग्री पे बनता है? 25 डिग्री के फेज अंतर पर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चले आगे। अगली खास बात, जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है तो सीएफएस स्विच स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर कर देता है। जब मोटर क्या करती है? अपनी क्या उच्चतम गति प्राप्त कर लेती है। टोटल गति का कितना परसेंट प्राप्त कर लेती है? 75% प्राप्त कर लेती है। तो ये सीएफएस स्विच है, ये क्या कर देता है? यहाँ से खुल जाता है, देखो ये किसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के। अगर यहाँ से खुल गया तो स्टार्टिंग वाइंडिंग परिपथ से बाहर नहीं हो गई क्या? और मोटर केवल किस पे काम करती है? रनिंग वाइंडिंग पे काम करती है। अब सीएफएस स्विच कैसे काम करता है बताता हूँ, इतना होता है और फिर चलते हैं। सब पहले पढ़ रहा है क्या कुछ? चलो बात करते हैं सीएफएस स्विच की। सीएफएस स्विच, इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच, पूरा नाम। मार्क सही से भरते भी नहीं। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सीएफएस का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच। संयोजित कहाँ होता है ये? संयोजित स्लिप फेज मोटर में कहाँ संयोजित होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। चले आगे, कहाँ लगा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। अगला, ये एक प्रकार का थर्मल स्विच है। कैसा स्विच है?
थर्मल स्विच। चलो आगे, इसका काम क्या होता है, कार्य। जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर करता है, परिपथ से बाहर करना। कैसे बाहर करता है, मैं सीएफएस स्विच पहले भी पढ़ा चुका हूं। सीएफएस स्विच में होती है दो पत्तियां, कितनी पत्तियां लगी है, दो पत्ती, एमसीबी की तरह होती है, चले, जिसमें एक तांबे की पत्ती होगी, एक किसी अन्य धातु की पत्ती होगी। जब ये अपनी 75% गति प्राप्त करेगी तब मोटर गर्म तो होगी, गर्म होगी, उनमें से एक पत्ती क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे पत्ती मुड़ती है तो यहाँ से परिपथ क्या कर देती है, ऑफ कर देती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या कर देगी, बाहर। केवल किस पे काम करेगी, रनिंग वाइंडिंग पे। चलूं क्या आगे। अब एक मेरे को आप सवाल आपसे मेरा ये है कि एक बात बताओ, इसमें रनिंग टॉर्क का मान ज्यादा होगा या स्टार्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा होगा? भाई दो टॉर्क है, एक तो जब मोटर स्टार्ट होगी, मोटर क्या होगी, स्टार्ट होगी, जब मोटर अपनी क्या कर लेगी, 75% गति प्राप्त कर लेगी, चलो वो होगा रनिंग टॉर्क। तो उस समय इन दोनों में टॉर्क में से ज्यादा टॉर्क किसका होगा? भाई रनिंग, एक तो होता है रनिंग टॉर्क, क्या होता है, रनिंग टॉर्क, एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क। इन दोनों में से मान किसका ज्यादा, टॉर्क समझ लो घुमावबल, सबसे ज्यादा ताकत किसमें होगी, रनिंग टॉर्क में ज्यादा होगी, स्टार्टिंग के टॉर्क में ज्यादा ताकत होगी? रनिंग में क्यों होगी? रनिंग में तो क्या होता है, केवल एक ही तो वाइंडिंग काम करेगी रनिंग अवस्था में। तो रनिंग अवस्था में क्या होगा, सीएफएस स्विच अपना काम करेगा, परिपथ को क्या कर देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर कर देगा। तो उस समय केवल एक ही वाइंडिंग काम करेगी, एक तो दो जने काम कर रहे, एक सिंगल आदमी काम कर रहा है। तो रनिंग टॉर्क का मान क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम, स्टार्टिंग टॉर्क से। होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ आई कि नहीं? भाई स्टार्टिंग के समय कितनी वाइंडिंग काम करती है, दो वाइंडिंग काम करती है, और रनिंग के समय कितनी वाइंडिंग काम करती है, केवल एक। तो अब आप खुद सोचो कि टॉर्क का मान किसका ज्यादा होगा, रनिंग का होगा या स्टार्टिंग का होगा? स्टार्टिंग का होगा। स्टार्टिंग में दोनों वाइंडिंग काम करती, रनिंग टॉर्क क्या होगा, कम। और ये सवाल पूछा गया। सिंगल फेज मोटर में रनिंग टॉर्क का मान ज्यादा होता है या स्टार्टिंग टॉर्क का? किसका मान ज्यादा होता है? स्टार्टिंग टॉर्क का मान क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग के समय कितनी वाइंडिंग काम करती है, दो वाइंडिंग काम करती है। चले, सीएफएस स्विच कब प्रचालित होता है, जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती है। काम क्या होता है सीएफएस स्विच का, स्टार्टिंग वाइंडिंग को परिपथ से बाहर करना। मेरी पंगा ये बताओ, अगर ये साथ रहती तो क्या दिक्कत थी, अगर ये साथ रहती तो क्या दिक्कत थी? अगर एक तो बाहर हो गई, 5 लीटर पुलिस को मिलेगी, उसको बनाएगा, इसको बाहर ही करना पड़ेगा। मोटर को एक बार स्टार्ट चालू करना होता है, सेल्फ स्टार्ट करना होता है, स्टार्टिंग में ही तो काम कर रही है वाइंडिंग, खाली घुमाने के लिए, इसलिए इसको बाद में क्या कर दिया, बाहर। हाँ, नहीं तो क्या कर देगी, धीरे कर देगी। चलने के आगे, और मोटर में दो वाइंडिंग लगी हुई तो गर्मी भी ज्यादा होगी, वाइंडिंगों में लॉसेस क्या होने लग जाएंगे, ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए क्या कर देता है, इस परिपथ को बाहर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? इसके बाद जस्ट अगली मोटर बनेगी, वो बनेगी कैपेसिटर मोटर। कौन सी बनेगी थी, कैपेसिटर। क्यों बनेगी, इस मोटर में कुछ कमियां थी। क्या थी, कमियां? मैंने कहा सर कमियां कौन कौन सी थी? कमियां, एक तो क्या था, पावर फैक्टर कम है इसका, पावर फैक्टर क्या था, कम। पावर फैक्टर क्या है इसका, कम है। चलूंगे आगे, पावर फैक्टर इसका क्या होता है, कम होता है। इसकी जो क्षमता होती है, क्षमता, ये 0.5 HP तक यूज होता है। कितने पर यूज होता है, आधा HP तक क्या कर सकती है इस मोटर बनाई जा सकती है। इन दोनों समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया है, कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या करता है, पावर फैक्टर को सुधारता है। और आपको पता है पावर फैक्टर क्या होता है, धारा वोल्टेज के बीच में बनने वाला कोण, उसको तो पावर फैक्टर बोलते हैं। ये क्या करेगा, कैपेसिटर जब लाएंगे तो ये वोल्टेज को रोक लेगा, धारा को आगे भेज देगा, जिससे क्या होगा, कोण का मान बढ़ जाएगा। जैसे ही कोण बढ़ेगा पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए अगली मोटर बनेगी, कौन सी मोटर है, कैपेसिटर मोटर। 3 प्रकार की मोटर करते हैं, इतना उतारो पहले।